हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 12 में चैप्टर 2 में आज का टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके पहले हमने बताया आप लोगों को विभव प्रवणता क्या है इसके पहले वाले वीडियो में, और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है उसको बताया गया आप लोगों को। आज के वीडियो में जो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या मानना पड़ेगा आप जरा सोच के देखिए कि जैसा कि आपका हेडिंग है कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है, तो सबसे पहले मानेंगे कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। तो मान लेते हैं कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव को, एक वैद्युत द्विध्रुव आपका ये हो गया, इसका नाम भी आप दे सकते हैं AB। AB आपका ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो AB वैद्युत द्विध्रुव को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आपका ऐसे रखा हुआ है, तो इसको जो है ये घुमाया जाता है कितने कोण पर, थीटा कोण पर घुमाया जाता है। तो ये मान लिया गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाया जाता है, तो भाई इसको रोकेगा एक प्रकार का बल रोकेगा। वो कौन सा बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण रोकेगा इसको, तो वो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण रोकेगा इसको। ठीक है, ये जो है अब आप इसको जो है ये थीटा कोण पे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो है आप जो है इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं किस दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है थीटा कोण पर घुमाने में जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा वह कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये बता दिया गया है आप लोगों को इसके पहले कि ये कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसके बाद से अब थोड़ा सा और आगे सोच के देखते हैं कि इसको साम्य स्थिति से अगर डी थीटा, साम्य स्थिति से अगर डी थीटा पे घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। तो अब लिखेंगे, अब वैद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म विस्थापन, अब वैद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म विस्थापन कोणीय विस्थापन आप लिखिए, कोणीय विस्थापन, क्योंकि इसका जो विस्थापन हो रहा है वो कोण में हो रहा है। कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य निकाल के देख लेते हैं। किया गया कार्य भी छोटा ही होगा भाई, डी थीटा सूक्ष्म विस्थापन जो है हम घुमा रहे हैं अगर, तो छोटा सा कार्य होगा। तो मान लेते हैं कि ये dw है, तो dw बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आप लोगों ने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ कार्य dw बराबर बल, तो बल यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बलयुग्म, क्योंकि यही घुमाने का कार्य कर रहा है, यही बल लग रहा है, बलयुग्म का आघूर्ण और गुणा क्या, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। तो अब आपके पास वैल्यू है, देख लीजिए dw इज इक्वल टू बलयुग्म का आघूर्ण कितना है आपके पास, यानी कि टाउ की वैल्यू तो क्या है ये पी साइन थीटा। ठीक है, और इनटू विस्थापन आपने कितना किया, तो डी थीटा, तो यानी कि ये हो गया आपका कितना, डी थीटा। तो यानी कि अगर इसको जो है इस द्विध्रुव को अगर हम लोग डी थीटा छोटा सा विस्थापन अगर कोणीय विस्थापन करते हैं तो उसमें किया गया कार्य डी डब्ल्यू पी साइन थीटा इंटू क्या आता है, डी थीटा आता है। ठीक है, अब उसके बाद से अब मान लेते हैं कि ये तो छोटा सा विस्थापन किया गया। अब मान लेते हैं कि द्विध्रुव को अब द्विध्रुव को साम्य स्थिति थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया
किया गया कार्य कितना होगा। तो अब देखिए छोटा सा विस्थापन करने में, यानी कि छोटा सा डी थीटा कोणीय विस्थापन करने में किया गया कार्य ये निकल के आया है। तो अब कहां से कहां तक आप कर रहे हैं, द्विध्रुव को साम्य स्थिति थीटा 0 से कहां तक घुमा रहे हैं भाई, थीटा तक घुमा रहे हैं। तो किया गया कार्य कितना होगा ये निकालने की कोशिश की जाए। तो इसके पहले बताया गया है आप लोगों को कई बार, इसका क्या किया जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, और वो भी किस लिमिट में किया जाएगा, तो थीटा 0 से थीटा तक लिमिट में किया जाएगा। तो अगर इसका जो है इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी कि इसका जो है समाकलन किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, थीटा 0 से लेकर के थीटा तक, और PE साइन थीटा, और क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो ये जो है थीटा 0 से साम्य स्थिति से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकल के आ जाएगा। और वही आप यहाँ पे स्टेटमेंट में आपने लिख रखा है कि जो है क्षेत्र ई में साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, इसको इसमें जो कांस्टेंट है उसको निकाल देंगे बाहर। तो ये पीई क्या है, कांस्टेंट है भाई, न तो ई बदलेगा और न तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण बदलेगा, तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दिया। अब बच गया थीटा 0 से थीटा, और क्या बच गया साइन थीटा और डी थीटा। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो पीई और देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और आप अब लिमिट लगाएंगे इसमें, तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट यहां पर आप लिखेंगे लोअर लिमिट और ऊपर लिखेंगे क्या अपर लिमिट। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो W इज इक्वल टू आएगा पीई और इसमें जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल आसान है। ये जो है थीटा की जगह पे रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस ही थीटा होगा। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस जो है लोअर लिमिट। तो अब देखिए ये माइनस और पहले से भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहां पर हो जाएगा cos थीटा 0। ठीक है, तो अब लोअर लिमिट भी आपने रख दिया। अब इसको जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको PE और cos थीटा 0, इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं माइनस cos थीटा। तो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो है आपका आप देख सकते हैं कि किया गया क्या निकल के आ गया, कार्य निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से वैद्युत द्विध्रुव को अगर साम्य स्थिति 0 से और थीटा कोण घुमाया जाए, तो साम्य स्थिति 0 से थीटा कोण घुमाया जाए। ठीक है, अतः लिखेंगे द्विध्रुव को साम्य स्थिति, अब मान लेते हैं साम्य स्थिति थीटा 0 बराबर 0, यानी कि कहां से घुमा रहे हैं आप, थीटा 0 बराबर 0 से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये देखिए किया गया कार्य जो होगा, तो W इज इक्वल टू आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या रख देना, वैल्यू रख देनी है। तो PE और cos थीटा 0 के जगह पे क्या लिख देंगे 0, और माइनस क्या है cos थीटा, यानी कि 0 से थीटा तक। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, और ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। तो ये आपका निकल के आ जाता है कि किया गया कार्य कितना होगा इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाए। अब आइए केस डिस्कस करते हैं। ये तो निकल गया आपका कि किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, एक चीज और यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों का, कि वैद्युत द्विध्रुव है, थीटा कोण पे रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र से। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ये देखिए इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और इस सिरे पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा
और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या लगेगा, विपरीत जो है बल लगेगा, यानी कि इधर लगेगा। तो अब देखिए एक बल इस पर इधर काम कर रहा है और एक बल इस पर इधर काम कर रहा है, मतलब एक सिरे पर बल जो है इस दिशा में काम कर रहा है और दूसरे सिरे पर बल इस दिशा में काम कर रहा है। तो ये कैसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, ठीक है। और ये हमेशा जो है यह बल प्रयास करता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर दिया जाए, यानी कि इस तरह से कर दिया जाए। जैसे ये रखा हुआ है तो इस पर जो है इस पर बल इस दिशा में लगेगा, तो यानी कि ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम करके ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरह से हो जाए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अब हो गया ये। तो ऐसे ही ये बल जो है इसे लाने का प्रयास करता है, और क्योंकि इस सिरे पर इस दिशा में बल लग रहा है, इस सिरे पर इस दिशा में बल लग रहा है, इसलिए इस बल को बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब जो है केस फर्स्ट में ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर रखा जाए तो कितना किया गया कार्य होगा, W बराबर, अब देखिए थीटा, यानी कि आपका थीटा बराबर कितना मिल गया, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो PE 1 माइनस cos 90, ठीक है। और cos 90 क्या होता है भाई, 0, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा। तो अब किया गया कार्य कितना आ गया, PE, यानी कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अगर ये थीटा 90 डिग्री, तो यानी कि ऐसे हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और द्विध्रुव ऐसे अगर रखा हो, थीटा कोण पे रखा हो, यानी कि इस तरह से अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा हो 90 डिग्री पे, तो किया गया कार्य कितना होगा, PE होगा, ठीक है। केस सेकंड में, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण पे रखा जाए तो थीटा कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो W बराबर क्या मिलेगा, PE, और मान रख दीजिए 1 माइनस cos 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE और 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से इसका मान रखते हैं, तो -1 होगा, ये बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए ये कुल मिला के आप अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 2PE मिलेगा। तो अब किया गया कार्य इतना हो गया, और अगर 90 डिग्री पे है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये जो है द्विध्रुव अगर इस तरह से हो जाए, इस तरह से, अभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो इस तरह से हो जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हम कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके लिए स्थिति ऊर्जा पहले समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में क्या होगी। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से खींच करके और किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाइए तो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उसमें जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, वही हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये देखिए जो है फिगर से समझिए इसको, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र ई जो है, ये वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और अनंत से किसी द्विध्रुव को, ये क्या है आपका द्विध्रुव है, ये आपका द्विध्रुव है, कहां पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित है, ठीक है। ये कहां पर है, तो अनंत पर है। अनंत से इस द्विध्रुव को उठा करके कहां लाइए, वैद्युत क्षेत्र ई के अंदर लाइए, ठीक है। तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य किसके बराबर होगा,
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अब द्विध्रुव का निर्माण होता कैसे, ये आप लोग पहले भी जानते हैं, बताया जा चुका है कि माइनस और प्लस क्यू आवेश से होता है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, t होता है। ठीक है, अब जो है इसको उठा के इसके अंदर लाना है, इसके लिए कंडीशन है कि इसको जो है इस तरह से लाना है इसके अंदर कि इसका जो द्विध्रुव का जो आघूर्ण है P, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तो अब यहाँ से इसको खींच करके ऐसे उठा के लाइए और यहाँ पर रख दीजिए इसको। ठीक है, तो जब ही यहाँ पे रखेंगे इसको, तो ये आपका द्विध्रुव हो गया, ये आपका द्विध्रुव हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ। ठीक है, और इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इस दिशा में होगा। तो अब देखिए ये E की दिशा में इसका P भी है। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ लाया गया। अब इसके बीच की दूरी कितनी होती है, वही आप जानते हैं पहले से भी, द्विध्रुव की बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। ठीक है, तो जब ही इसके अंदर लाएंगे तो इस तरह से जो है किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब बात यहाँ से आती है कि वैद्युत द्विध्रुव के अंदर तो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ला दिया गया। ठीक है, अब होता क्या है कि इस प्लस क्यू पर जो है बाह्य बल कार्य करता है। इस बाह्य बल कैसे कार्य करेगा, बाह्य बल का मतलब जो आप बल लगा रहे हैं, इसको उठा के ला रहे हैं, जिस तरह से ला रहे हैं, तो वो जो है बाह्य बल हुआ। तो बाह्य बल किस पे कार्य कर रहा है भाई, तो बाह्य बल प्लस क्यू पे कार्य कर रहा है। क्यों आप कहेंगे, तो ये मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव है, इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और इस सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। तो जब इसको उठा के ऐसे आप लाएंगे इसमें, तो देखिए प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, यानी कि प्लस क्यू पर बल इस दिशा में लगेगा और माइनस क्यू पर बल इस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए आप जो है इसको उठा करके इधर लेके जा रहे हैं, किसको, प्लस क्यू आवेश को, और वैद्युत क्षेत्र किधर बल लगा रहा है, इस दिशा में। इसका मतलब कि प्लस क्यू आवेश पर किसके द्वारा बल लग रहा है, तो ये जा रहा है इस दिशा में, बाह्यकर्ता के द्वारा बल लगाया जा रहा है। जबकि माइनस क्यू की अगर हम बात करें, तो माइनस क्यू पर देखिए माइनस क्यू को आप जो है इसी दिशा में लेके जा रहे हैं, यानी कि इसी दिशा में लेके जा रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र भी इसको इसी दिशा में धक्का देगा माइनस क्यू को। तो इस पर जो बल लगता है वो किसके कारण लगता है, वैद्युत क्षेत्र E के कारण लगता है। कब, जब आप इसको उठा के ले जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जो है अब देखिए प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू की अपेक्षा माइनस क्यू को 2a दूरी अधिक चलना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र में। देख लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो यानी कि प्लस क्यू यहाँ पर है तो माइनस क्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2a है, तो माइनस क्यू को प्लस क्यू की अपेक्षा कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, जिसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है, किस पर बल लगा रहा है, माइनस क्यू पर, तो वह जो है ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा होता है कि प्लस क्यू की अपेक्षा माइनस क्यू 2a दूरी ज्यादा चलता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगता है वो क्या होता है, बाह्यकर्ता के बल से ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्योंकि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर आने में माइनस क्यू को प्लस क्यू की अपेक्षा 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, जिसके कारण आवेश माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब जो है अब ये चीज यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर, देखिए माइनस क्यू पर लगने वाला बल, माइनस क्यू पर लगने वाला बल, अरे भाई कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो माइनस क्यू पर लगने वाला बल और गुणे
अतिरिक्त विस्थापन। किसका अतिरिक्त विस्थापन? तो माइनस क्यू का अतिरिक्त विस्थापन। माइनस क्यू का अतिरिक्त विस्थापन कितना है? 2। माइनस क्यू का अतिरिक्त विस्थापन कितना है? 2a। और क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वह कितना होता है आप लोग जानते हैं इसके पहले, F इक्वल टू Q इंटू क्या होता है? E होता है, यानी कि आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि माइनस क्यू पर जो बल लगेगा तो वह कितना लगेगा? ये माइनस में लगेगा और माइनस क्यू इंटू ई के बराबर लगेगा। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? देखिए W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, और इंटू अतिरिक्त विस्थापन कितना है? 2a है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है माइनस ई इंटू क्यू इंटू 2a। और ये क्यू इंटू 2a किसके बराबर होता है? तो P के बराबर होता है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये किया गया कार्य निकल के आ गया, और लिख सकते हैं जहां P क्या है? P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण। ये पहले भी बताया जा चुका है कि Q इंटू 2a किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है, जो द्विध्रुव का क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यह जो कार्य आया है यह किसके बराबर होगी? द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगी। तो आइए लिख लेते हैं, क्योंकि यह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अतः यदि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम मान लें कि U0 हो, तो U0 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई। U0 बराबर हो जाएगा क्या? W। U0 बराबर W। तो U0 बराबर W का मान देख लीजिए, माइनस ई इंटू पी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा? P। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U0 बराबर माइनस P इंटू ई। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब जरा देखिए कि ये इस अवस्था में ये जो है अस्थायी संतुलन में होगा। ये जो द्विध्रुव आपका है ये क्या है? अस्थायी संतुलन में है, यानी कि क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अस्थायी संतुलन में है। अब थोड़ा सा विचार करिए कि इसको जो है थोड़ा सा थीटा कोण पे घुमा दिया जाए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से इसको थीटा कोण पे घुमा दिया जाए। तो थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो यदि लिखेंगे यही चीज, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य किस पर किया गया कार्य? द्विध्रुव पर किया गया कार्य। W बराबर होता है, ये निकाल चुके हैं इसके पहले, PE 1 माइनस क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, अब जो है अब देखिए अगर इसको हम थीटा कोण से घुमा देते हैं ऐसे, तो अब इस स्थिति में भाई इस स्थिति में तो ये अस्थायी संतुलन में है, अस्थायी संतुलन में है, संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। यहाँ पे लिख लेंगे इस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होगा। लेकिन अब आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, थीटा कोण पे घुमा रहे हैं, तो थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? W इक्वल टू टी, और 1 माइनस क्या होता है? cos थीटा। ये निकाल चुके हैं पहले से। तो अब इस स्थिति में निकाला जाए थीटा कोण की स्थिति में लिख लीजिए, थीटा कोण की स्थिति में कुल स्थितिज ऊर्जा
कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कुल स्थितिज ऊर्जा को अगर हम U मान लें तो क्या होगा भाई, पहले तो आपने निकाल रखा था U0, ठीक है, और अब थीटा कोण घुमा रहा है तो किया गया कार्य ये होगा, तो ये भी एक तरह का स्थितिज ऊर्जा ही होगा, तो अब ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा, U0 का मान है -PE और प्लस W का मान है आपका PE और 1 माइनस क्या है, cos थीटा, ठीक है। तो अब इसको टोटली सॉल्व कर दीजिए, तो ये देखिए ये -PE और ये देखिए यहां से ये +PE और माइनस PE क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये PE से PE कैंसिल हो गया, तो U बराबर हो गया आपका -PE क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो अगर जो है इस द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन में न रख करके थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तब उसमें जो स्थिति जो जब आएगी वो -PE cos थीटा के बराबर आएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके कुछ केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। केस, अब ये केस फर्स्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट ये बनेगा कि द्विध्रुव को क्षेत्र की द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में हो, यानी कि इस तरह से हो, क्षेत्र की ही दिशा में हो। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई आपकी, और ये -Q और ये +Q, तो क्षेत्र की ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जब द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखिए क्षेत्र की दिशा भी यही है और इसी दिशा में ये आघूर्ण भी है इसका, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो बीच का कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। अतः U बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें रख दीजिए थीटा बराबर 0, तो -PE और cos क्या हो जाएगा, 0। तो cos 0 क्या होता है, 1। यहाँ पे नोटेशन आप बना सकते हैं U0 0 पे, तो -PE और ये 1 होता है, तो U0 बराबर क्या हो जाएगा, -PE। इसका मतलब कि माइनस में आ रहा है, तो इस स्थिति में अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, इसीलिए क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। वही केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में जब द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं, जब द्विध्रुव क्षेत्र से 90 डिग्री पर हो तो, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90, तो क्या हो जाएगा, U बराबर मान भर दीजिए इसमें, थीटा की जगह पे 90, तो PE और क्या हो जाएगा, cos 90। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 90 आप नोटेशन बना सकते हैं, यहाँ पे 90 दे सकते हैं, तो U90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यानी कि ये हो जाएगा 0। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अगर जो है वैद्युत क्षेत्र के जो है अगर लंबवत हो जाए द्विध्रुव, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद से केस थर्ड आप कैसे करेंगे, केस थर्ड में जब द्विध्रुव को क्षेत्र से 180 अंश पर घुमाया जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180,
तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई cos 180, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस पी ई, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो u बराबर हो जाएगा प्लस पीई के बराबर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या आ गया, प्लस पीई आ गया। तो अब इस स्थिति को अब कैसे डिफाइन करेंगे, द्विध्रुव जो है अस्थायी संतुलन में होगा, तो लिखेंगे अर्थात द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आज का पूरा टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें। अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो 100% समझ में नहीं आएगा। कोई अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। तब तक इतना जरूर तैयार रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।